हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 35th लेक्चर। ये हमारा 35वां लेक्चर है ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एंड इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी एंड बैंकिंग। ये हम लोग इन दिनों पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है। और आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी एंड सप्लाईज ऑफ मनी। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। 4 फॉर्म होते हैं मनी के। ठीक है। फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। इनके बारे में डिटेल में आज हम समझेंगे। इसके साथ ही हम सप्लाई ऑफ मनी भी पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी इकोनॉमी में मनी को कैसे मेजर किया जाता है, उसकी सप्लाई ऑफ मनी को कैसे मेजर किया जाता है। तो कुछ वेरिएबल हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, M1, M2, M3, M4, जिनकी मदद से मनी सप्लाई को मेजर किया जाता है। राइट। इंडिया में इन 4 फैक्टर को यूज किया जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में कौन मनी सप्लाई करता है, हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, मनी सप्लायर कौन है। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर ओवर होने के बाद अगर आपको लगे कि आपने आज के लेक्चर में कुछ सीखा है, कुछ नॉलेज गेन की है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट। और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। राइट। और इस लेक्चर के बाद मेरे चैनल पे जाके एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए अपने चैनल पे अप्रोक्सीमेटली आज की तारीख यानी दिसंबर 2021 तक अप्रोक्सीमेटली 300 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। तो मैं चाहूंगी कि जरूर इसका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के कितने फॉर्म्स होते हैं? तो इसके बेसिकली इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी, दूसरा क्या है, फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। तो ये क्या होते हैं ये आपको बताती हूँ। सबसे पहले चलिए फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी देखते हैं। फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी, सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ मनी है दैट इज फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी। फिएट मतलब क्या होता है? फिएट मतलब होता है, वैसे तो फिएट का हिंदी में मतलब बोले तो इसका मतलब होता है व्यवस्था पत्र। ठीक है। मतलब फॉर्मल ऑथराइजेशन। ठीक है। तो फिएट मनी क्या है, जैसा इसका मतलब है वही है। फिएट मनी वो मनी है विच इज इशूड बाय अथॉरिटी, यानी फिएट मनी वो मनी है जो अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट जो मनी इशू करती है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। तो जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन है, जो हमारी करेंसी है इंडिया की, वो सब है क्या है, फिएट मनी। और जो लोग हैं दे आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दिस मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन करना है, कोई एक्सचेंज करना है, तो हम लीगली बाउंड है कि हम यही नोट एंड कॉइन हम यूज करते हैं। ठीक है। तो दिस इज फिएट मनी, यानी मनी विच इज इशूड बाय अथॉरिटी। वो मनी जो अथॉरिटी, गवर्नमेंट जो मनी इशू करती है, नोट्स, कॉइन्स, ये सब क्या होता है, फिएट मनी। ठीक। दूसरा क्या है, फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी का मतलब, पहले तो इसका मतलब देख लेते हैं। फिड्यूशियरी मतलब होता है जिम्मेदार, ट्रस्ट। ठीक है। तो फिड्यूशियरी मनी जैसा इसका मतलब है वही है। फिड्यूशियरी मनी वो मनी है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी वो मनी जिसको हम ट्रांजेक्शन के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। जो पेयर एंड पेई हैं उनके बीच में क्या है, ट्रस्ट है। ठीक है। इसलिए जिम्मेदारी है, ट्रस्ट है, यकीन है, भरोसा है, इसलिए इस मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज किया जाता है, किसी भी ट्रांजेक्शन में यूज किया जाता है। तो इस मनी को कहते हैं फिड्यूशियरी मनी। तो अब बताइए कौन सा ऐसा मनी है जो आप पेयर और पे, जो दो पार्टीज होते हैं वो आपस में ट्रस्ट के बेसिस पे उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज करते हैं। बताइए कौन सा ऐसा मनी है? चेक। चेक जो होता है वो फिड्यूशियरी मनी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। उसमें क्या है, दो पार्टी जो है, हम कैश जो नोट है, कॉइन है, उसके उसके बदले हम चेक भी तो दे सकते हैं। अगर ट्रस्ट है, जो दो पार्टीज है, पेयर एंड पेई, अगर उन्हें आपस में ट्रस्ट है देन दे कैन इशू, मतलब तो इसमें जो है पेयर है वो चेक भी इशू कर सकता है। ठीक है। तो दिस इज फिड्यूशियरी मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी।
तो फुल बॉडीड मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी वो मनी होता है, ठीक है, इन टर्म ऑफ कॉइन वो मनी होता है जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू। ये खास बात है, कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू। फुल बॉडीड मनी वो मनी होता है, वो कॉइन होता है जिसकी मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉमोडिटी वैल्यू। यानी वो जो सिक्का है, वो जो कॉइन है, उसकी अगर मनी वैल्यू 1 रुपए की है, तो अगर उस सिक्के को मार्केट में बेचेंगे, अगर वो सिल्वर का है या किसी भी चीज का है, तो उसकी कॉमोडिटी वैल्यू भी 1 रुपए है। और ये देखिए कॉमोडिटी वैल्यू तो चेंज होती है, तो ये है कि व्हेन दे आर इशूड, जिस समय इस कॉइन को इशू किया गया था, उस समय मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉमोडिटी वैल्यू अगर है, देन इट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। ये बात समझ में आई? फुल बॉडीड मनी, देखिए मैं लिखा है फुल बॉडीड मनी इन टर्म ऑफ कॉइन, यानी वो कॉइन जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू। कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू जो बराबर होती है, इसको कहते हैं फुल बॉडीड मनी। जैसा ब्रिटिश टाइम में जो रूपी नोट होता था, ब्रिटिश टाइम में, रूपी नोट नहीं, रूपी कॉइन जो होता था ब्रिटिश टाइम में, वो जब सिल्वर के भी कॉइन्स होते थे पहले के टाइम में, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पहले गोल्ड सिल्वर के भी कॉइन चलते थे। तो जो सिल्वर के कॉइन चलते थे ब्रिटिश टाइम में, तो उस वहां पे उस टाइम क्या होता था, जो कॉमोडिटी वैल्यू होती थी कॉइन की, ठीक है, वो उसकी मनी वैल्यू के बराबर होती थी एट द टाइम ऑफ इट्स इशू। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कॉइन इशू करती थी, तो उस समय उसकी मनी वैल्यू एंड कॉमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर होती थी 1 रुपए। ठीक है, चलिए, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। चलिए अगला क्या है? क्रेडिट मनी। अगला क्या है? क्रेडिट मनी, जो आज के टाइम में चलता है। क्रेडिट मनी क्या है? वो मनी जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा है, कॉमोडिटी वैल्यू कम है। ठीक है, क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसकी मार्केट वैल्यू कम है, कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, सॉरी सॉरी, उल्टा उल्टा, इसको जरा अपोजिट करिए, जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, कॉमोडिटी वैल्यू कम है। ठीक, क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी वो मनी है जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, उसकी कॉमोडिटी वैल्यू कम है। तो आज के टाइम में जो रूपी सॉरी जो भी 1 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के जो कॉइन है, उनकी क्या है? मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उसकी कॉमोडिटी वैल्यू कम है। और ऑब्वियसली इनकी कॉमोडिटी वैल्यू कम होगी, नहीं तो लोग क्या करेंगे, नहीं तो लोग उन कॉइन्स को पिघला देंगे और मार्केट में बेचेंगे और ज्यादा वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो कॉइन्स आज के टाइम में जो चलते हैं, उनकी क्या है? मार्केट वैल्यू ज्यादा है, और जिस एलॉय से, जिस मेटल से वो बने हुए हैं, उनको, उनकी जो वैल्यू है, जो कॉमोडिटी की जो वैल्यू है, वो कम है। ठीक है, तो इस टाइप के मनी को हम कहते हैं क्रेडिट मनी। ठीक, चलिए, तो हमने ये तो पढ़ लिया 4 फॉर्म्स ऑफ मनी। कौन कौन से फॉर्म्स, एक बार देख लेते हैं। फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी एंड फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। ठीक, यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सप्लाई ऑफ मनी। तो मैंने आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट। इस पे इवन मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो ये जो सप्लाई ऑफ मनी है ना, दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टॉक कॉन्सेप्ट यानी अगर किसी वेरिएबल या किसी क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेजर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। और स्टॉक कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने एग्जांपल में यही बताया था, सप्लाई ऑफ मनी। जबकि फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? जब किसी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, पर ईयर, पर मंथ, पर वीक, पर डे के हिसाब से जब मेजर करें, तो वो होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। राइट, तो मनी सप्लाई इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि सप्लाई ऑफ मनी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो आपको पता होना चाहिए, जो सप्लाई ऑफ मनी है, दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी को हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में सप्लाई ऑफ मनी क्या है इकोनॉमी में। तो इट्स ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जरा देखते हैं सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है। अच्छा, ये जो मैंने SOM लिखा है ना, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, SOM। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, यानी टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो लोग होल्ड करते हैं, किसी भी कंट्री के जो लोग होल्ड करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां के जो लोग होते हैं, जितना भी स्टॉक ऑफ मनी होल्ड करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का मनी हो, जो भी स्टॉक ऑफ मनी टोटल जो होल्ड करते हैं, उसी को कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। समझ में आया? सप्लाई ऑफ मनी क्या है? किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी पूरा टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो होल्ड करते हैं, उसी को कहा जाता है सप्लाई ऑफ मनी। राइट, अब इसमें दो खास बात है।
सप्लाई ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो इसमें दो खास बात है। पहला क्या है, सप्लाई ऑफ मनी में दो चीजें नहीं इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? पहला है वो मनी, वो स्टॉक ऑफ मनी जो होल्ड करता है गवर्नमेंट, ठीक है, वो स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, उसको सप्लाई ऑफ मनी में नहीं इंक्लूड करते हैं। और दूसरा वो स्टॉक ऑफ मनी जो होल्ड करता है बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, और जो दूसरे बैंक है जो स्टॉक ऑफ मनी होल्ड करते हैं, वो भी सप्लाई ऑफ मनी में नहीं इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये दो खास बात है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं इंक्लूडेड होता है? तो इसलिए नहीं इंक्लूडेड होता है बिकॉज ये जो गवर्नमेंट है, ये जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, दे आर सप्लायर ऑफ मनी। ये क्या है? ये सप्लायर ऑफ मनी है, ये मनी सप्लाई करते हैं। इसलिए इनके पास जो स्टॉक ऑफ मनी है उसको सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो क्या है? सप्लायर ऑफ मनी है। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में ही पढ़ेंगे कि सप्लायर ऑफ मनी कौन कौन होता है। तो गवर्नमेंट होता है, बैंकिंग सिस्टम होता है, तो ये सप्लायर ऑफ मनी है। तो ये मनी सप्लाई करते हैं, इसलिए इनके पास जो स्टॉक ऑफ मनी है वो सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जब सप्लाई ऑफ मनी मेजर करते हैं तो वो नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया सप्लाई ऑफ मनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। यानी ये जो मनी सप्लाई है इसको मेजर कैसे करेंगे। तो इंडिया में चार तरीके हैं, फोर ऑल्टरनेटिव हैं टू मेजर द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने के चार ऑल्टरनेटिव हैं इंडिया में। कौन कौन से? M1, M2, M3, M4। ठीक है, चार मेजर्स हैं जिनसे हम मनी सप्लाई मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया में। अब हम इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, M1, M2, M3, M4। ठीक, M1, M1 क्या है? तो M1 जो मेजर है मनी सप्लाई का, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो M1 जो मेजर है मनी सप्लाई का, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? M1 इज C प्लस डी डी प्लस ओडी। M1 क्या है? C प्लस डी डी प्लस ओडी। अब ये क्या होता है मैं बताती हूँ। C प्लस डी डी प्लस ओडी, दिस इज M1। ठीक, फॉर्मूला क्या है M1 का? C प्लस डी डी प्लस ओडी। C क्या है? अब देखते हैं C क्या है। तो C वो करेंसी है विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक। C वो करेंसी है, C फॉर करेंसी। तो C वो करेंसी है विच इज हेल्ड बाय पब्लिक। इसमें आपके कॉइन्स आते हैं, इसमें आपके पेपर नोट आते हैं। ठीक, अब DD मतलब डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो डीडी क्या है? डीडी वो डिमांड डिपॉजिट है लोगों का विद कॉमर्शियल बैंक। लोग जितने भी डिमांड डिपॉजिट मेंटेन करते हैं कॉमर्शियल बैंक में, ठीक है, जो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। चेकेबल डिपॉजिट मतलब कि इनको विड्रॉ किया जा सकता है, इनको ट्रांसफर किया जा सकता है ऑन डिमांड, तो वो आता है डीडी में। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। ओडी क्या होता है? ओडी इज अदर डिपॉजिट। ठीक है, ओडी क्या है? अदर डिपॉजिट, यानी डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के साथ जो डिमांड डिपॉजिट मेंटेन करता है कौन? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंडिया के जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे नाबार्ड वगैरह, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आरबीआई के साथ जो भी डिमांड डिपॉजिट मेंटेन करते हैं वो आता है ओडी में। ठीक है, दूसरा जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स है या जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो आरबीआई के साथ जो डिपॉजिट मेंटेन करता है वो किस में आता है? अदर डिपॉजिट में। ठीक, तीसरा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जो डिमांड डिपॉजिट मेंटेन करते हैं, ठीक है, वो भी किस में आता है? अदर डिपॉजिट में। तो अदर डिपॉजिट में ये तीन चीजें आती हैं। ठीक, अब इसमें एक खास बात है, क्या है कि अदर डिपॉजिट में दो चीजें नहीं आती हैं। कौन सी दो चीजें नहीं आती? एक तो गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट है विद आरबीआई, और जो कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, उसका डिपॉजिट जो है आरबीआई के साथ, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अदर डिपॉजिट में इसको मत इंक्लूड कर दीजिएगा। गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट है आरबीआई, इंडियन गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट है आरबीआई के साथ, उसे नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट का इंक्लूड किया जाता है। देखिए यहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट का इंक्लूड किया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट का नहीं। और कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है उसका डिपॉजिट जो आरबीआई के साथ है, आरबीआई के पास है, उसे भी नहीं इंक्लूड किया जाता है। अब इसका रीजन बताइए क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता? बिकॉज दे आर द सप्लायर ऑफ मनी। जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है, दे आर द सप्लायर ऑफ मनी, इसलिए उसको नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक, तो M1 अब आपको समझ में आ गया होगा। M1 इज, फॉर्मूला बताइए M1 का? C प्लस ओडी, नहीं, C प्लस डी डी, C प्लस डी डी प्लस ओडी, जिसमें C क्या है? C इज द करेंसी हेल्ड बाय पीपल, हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है, डी डी क्या है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक
विथ कॉमर्शियल बैंक, जो भी पब्लिक है वो कॉमर्शियल बैंक के साथ जो भी डिमांड डिपॉजिट मेंटेन करती है, जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसे विड्रॉ किया जा सकता है, वो क्या है, डीडी। ओडी मतलब अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में तीन चीजें आती हैं, क्या क्या? एक तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो जो डिपॉजिट मेंटेन करता है आरबीआई के साथ, फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट जो मेंटेन करती है वो आता है इसमें, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मेंटेन करते हैं वो आता है ओडी में। ठीक, तो हमें समझ में आ गया M1 इज C प्लस DD प्लस OD, दिस इज M1। समझ में आ गया M1। अब चलिए आगे एक डायग्राम से ही मैंने M1 बताया है। जो M1 है, एग्जाम में आए तो ऐसा डायग्राम भी बना दीजिएगा, ये जो ट्री डायग्राम है। तो मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 क्या है, देखिए C मतलब करेंसी विद पब्लिक, ठीक। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक, प्लस OD क्या है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के साथ जो दूसरे डिपॉजिट हैं। किसके किसके डिपॉजिट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिपॉजिट जैसे नाबार्ड, किसके डिपॉजिट, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट के डिपॉजिट विद आरबीआई, और किसके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जैसे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये तीनों आ जाएगा ओडी में। तो फॉर्मूला क्या है, सी प्लस DD प्लस OD, दिस इज इक्वल टू M1। ठीक, आपको फॉर्मूला याद हो गया? मुझे तो याद हो गया, एकदम रट गया फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे M2। M2 क्या है, M2 आपको निकालना है तो क्या करिए, M1 क्या था, C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। ये क्या था, M1, ठीक है। M1 में आप ऐड करेंगे डिपॉजिट विद पब्लिक विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। ये मेरी पेन ऑरेंज पे दिख ही नहीं रही है, ठीक है। तो M2 अगर निकालना है तो M2 के लिए क्या करेंगे, M1 जो इससे पहले आपने निकाला था C प्लस DD प्लस OD, उसमें आप ऐड करेंगे क्या, डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी डिपॉजिट है इसको ऐड किया जाएगा M1 में, तो आपका निकल के आ जाएगा M2। ठीक, अब अगर M3 निकालना है तो M3 के लिए जो M1 है, ठीक है, M1 क्या है, C प्लस DD प्लस OD, दिस इज M1, ठीक है। M1 में आप क्या ऐड करेंगे, नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। जो टाइम डिपॉजिट है बेसिकली कॉमर्शियल बैंक में, वो इसमें ऐड किया जाएगा M1 में। टाइम डिपॉजिट मतलब FDs वगैरह, ठीक है। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या है, FD, ठीक है। तो FDs वगैरह जो है कॉमर्शियल बैंक में, वो इसमें M1 में ऐड करिए तो आपका निकल के आएगा M3। ठीक, समझ में आया। M4 कैसे निकलेगा, M4 के लिए M3 मतलब ये M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, M3 को में ऐड करेंगे क्या, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस में जो टोटल डिपॉजिट है, ठीक है, अदर देन इन फॉर्म ऑफ एनएससी को छोड़ के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के, बाकी जो टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस में, उसमें आप M3 को ऐड करिए। M3 के साथ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जिसमें एनएससी नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा M4। ठीक, तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग M2, M3 एंड M4। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से लर्न करना पड़ेगा। M1 तो बहुत आसान है, C प्लस DD प्लस OD। M1 पता चल गया तो M2 तो निकाल लेंगे। M1 में डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, वो M1 में ऐड कर दीजिए तो आपका M2 आ जाएगा। M3 के लिए M1 में क्या ऐड कर दीजिए, टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, बेसिकली एफडीज जो है कॉमर्शियल बैंक में, वो M1 में ऐड करिए तो M3 आ जाएगा। और M4 के लिए क्या करेंगे, M3 में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ऐड कर देंगे तो आपका M4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये निकालेंगे और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे लर्न करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जल्दी से आपको सप्लायर ऑफ मनी बता देती हूँ कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, पूरा इंडिया मतलब कह लीजिए इकोनॉमी में, नॉट बैंकिंग सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी में सप्लायर ऑफ मनी कौन कौन है। ठीक है, तो तीन है मेन सप्लायर ऑफ मनी। कौन कौन से, पहला तो हम गवर्नमेंट का नाम लेंगे, सबसे पहला गवर्नमेंट। दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दूसरा क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। तीसरा क्या है, कॉमर्शियल बैंक। तो दीज थ्री आर द सप्लायर ऑफ मनी। ये तीन होते हैं सप्लायर ऑफ मनी। पहला गवर्नमेंट, दूसरा सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई, और तीसरा क्या है, कॉमर्शियल बैंक। ठीक, चलिए आरबीआई, आरबीआई पे इवन मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी,
ठीक है, सेंट्रल बैंक पे। तो आरबीआई क्या है, दीज आर द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। आरबीआई प्रिंसिपल मेन सप्लायर है मनी का किसी भी इकोनॉमी में, आरबीआई सेंट्रल बैंक बेसिकली। इंडिया में आरबीआई है, बाकी दूसरी कंट्रीज में जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं, बट हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होते हैं। इंडिया में आरबीआई है। तो आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी इन इंडिया, ठीक है। और आरबीआई इशू करता है करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे आरबीआई करेंसी इशू करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम मतलब कम से कम कितना रिजर्व मेंटेन करना है, जिसके मतलब बदले में करेंसी इशू कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे करेंसी इशू करता है कौन, आरबीआई। तो आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी, ये पहला हो गया। दूसरा जो सप्लायर ऑफ मनी है दैट इज कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक क्या है, सेकंड सिग्निफिकेंट, सबसे पहला जो जो सोर्स है मनी सप्लाई का दैट इज आरबीआई, दूसरा है कॉमर्शियल बैंक एंड तीसरा है गवर्नमेंट, ठीक है। ये सीक्वेंस है, आरबीआई पहले नंबर पे मेन है सप्लायर, दूसरा कॉमर्शियल बैंक, तीसरा है गवर्नमेंट। तो कॉमर्शियल बैंक सेकेंड सिग्निफिकेंट सोर्स है मनी सप्लाई का। अब आप सोचेंगे जो कॉमर्शियल बैंक है वो कोई नोट तो इशू करता नहीं, करेंसी तो इशू करता नहीं, तो कैसे कॉमर्शियल बैंक सप्लायर ऑफ मनी हो गया। तो ये खास बात है, देखिए जो कॉमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक की तरह कोई नोट नहीं इशू करता, कोई कॉइन नहीं इशू करता, फिर भी ये क्या है, दिस इज द सप्लायर ऑफ मनी। क्यों, क्योंकि ये मनी को क्रिएट करता है। इवन मनी क्रिएशन पे एक सेपरेट वीडियो है, ठीक है, मैं बनाऊंगी कुछ टाइम में एक मनी क्रिएशन पे एक सेपरेट वीडियो जिसको क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं, कि कैसे कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, मनी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कॉमर्शियल बैंक का, मनी क्रिएट करना बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पे मनी क्रिएट करना। तो इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक मनी सप्लाई करता है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक। और जो बैंक मनी, एक कॉन्सेप्ट आता है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है, जो भी मनी क्रिएट करता है कॉमर्शियल बैंक ना, उसको कहा जाता है बैंक मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में जो भी मनी क्रिएट करता है कॉमर्शियल बैंक, ठीक, कॉमर्शियल बैंक जो भी मनी क्रिएट करता है डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, उसको कहा जाता है बैंक मनी। ये भी बहुत पूछा जाता है बैंक मनी क्या होता है। तो कॉमर्शियल बैंक जो मनी क्रिएट करता है उसको कहते हैं बैंक मनी। और कॉमर्शियल बैंक कोई नोट नहीं छापता, कोई कॉइन नहीं इशू करता, बट फिर भी ये सप्लायर ऑफ मनी इसलिए है क्योंकि ये मनी क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो सप्लायर ऑफ मनी है दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तीसरा सोर्स है। गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो इशू करता है रूपी नोट, यानी 1 रुपी की नोट एंड कॉइन इशू करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है थर्ड सोर्स है किसका, मनी सप्लाई का, ठीक है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये इशू करता है 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि कॉइन्स या जो 1 रुपी नोट है कौन इशू करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक। तो अगर सप्लायर ऑफ मनी की हम बात करें तो सबसे मेन सप्लायर मनी का क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक इंडिया में आरबीआई है। दूसरा कौन है, कॉमर्शियल बैंक। तीसरा कौन है, गवर्नमेंट, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो ये तीन क्या है, सप्लायर ऑफ मनी। पहले नंबर पे आरबीआई, दूसरे नंबर पे सेंट्रल बैंक, तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट, राइट। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरे आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। केवल शायद 1 मिनट का समय लगता है कमेंट करने में, ठीक है, फीडबैक देने में, मुझे फीडबैक चाहिए। निगेटिव फीडबैक हो कोई बात नहीं, पॉजिटिव फीडबैक हो तो जरूर मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ वॉज माई लेक्चर, मेरा लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था भी कि नहीं। तो मुझे ये बता दिया करिए कि मेरा लेक्चर आपके लिए एक्चुअली में यूजफुल है भी कि नहीं। और अगर आपके पास थोड़ा सा 1 मिनट का और समय हो तो प्लीज मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग किन किन स्टेट्स के हैं, किन किन सिटीज के हैं और कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जैसे मेरे पास बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए एमकॉम के हैं, 11th 12th के हैं और सीए इंटर के हैं, बट मैं जानना चाहती हूँ मेरे पास मेजर जो स्टूडेंट्स हैं वो किस कोर्स के हैं, क्योंकि मैं फिर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताया करिए कि आप किस स्टेट के हैं, ठीक है। और किस स्टेट या किस सिटी के हैं वो भी बताया करिए, और किस कोर्स के हैं, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा बताया करिए। इससे मुझे वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में,
राइट? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।